अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। सामा एक मिनट रुको। सवाल मैंने कल बोर्ड पे किया था एक फाइफो से और एक वेटेड एवरेज से, और दोनों के दूसरे दूसरे आपसे होमवर्क कहा था, तो आपने कर लिए होंगे। वैल्यू टैली करा देता हूं। एक था लॉस वाला जो मैंने एफको से किया था, तो उसका फाइफो वाली वैल्यू देख लें। उसके ईपी के अंदर मटेरियल कॉलम, कन्वर्जन कॉलम, और इसमें ओपनिंग कन्वर्जन के हिसाब से 4600 और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 19800। अच्छा, ये स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड वाली बात ना एक सुन लें, इसमें कुछ बच्चे अभी तक फंसे होंगे। जब हम वेटेड एवरेज करते थे तो उसमें हम लेते हैं बस आउटपुट, जो कि 21। फाइफो में ना हम इसी को दो में तोड़ते हैं, इसी को। तो जो ओपनिंग में लिख लिए 1500, तो इसमें से बाकी इसको माइनस करके ही आएंगे ना। तो इसलिए मैंने आपको बताया था स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड आउटपुट में से ये माइनस कर दें, क्योंकि इसी को तो दो में तोड़ रहे हैं। तो इसलिए ये 19800 दिस माइनस दिस करके बना। और क्लोजिंग 3500 और 2800 और एबनॉर्मल लॉस 450,338। तो ये बन गया 23750 23538। यही है। कॉस्ट पर यूनिट में मटेरियल में करंट पीरियड आ जाएगा 6 लाख और कन्वर्जन में 740। नॉर्मल यहाँ से लेस 592500 और ये यही है। तो इसको इससे डिवाइड करें तो 9 5 और इधर 31.44। ठीक है। जिन्होंने भी किया है, जिन्होंने किन्होंने, माशाल्लाह माशाल्लाह, सबका सब सही है। और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स बन जाएंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जितना इन पे पहले हो चुका था तब वो कंप्लीट नहीं था, वो अब आके कंप्लीट हुआ, इसलिए 72,000। फिर इस महीने उन पे कन्वर्जन पे हुआ 600 इंटू 31.44 और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड में 19,800 इंटू ये दोनों 24.95 प्लस 31.44। और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3500 इंटू ये और 2800 इंटू ये। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस 450 इंटू ये और 338 इंटू ये। चलो सही है अभी। अच्छा, अब ऐसा करें फिर के ना कुछ नोट्स लिख लें, और अभी कुछ 4-5 बातें बता रहा हूँ, आगे भी ना जैसे जैसे मौका आएगा तो मैं आपको नोट्स लिखाया करूंगा। ये ना एग्जाम नोट्स कह लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लें। हर चैप्टर में ना इस तरह से मैं कुछ कुछ चीजें आपको नसीहतें लिखवा रहा हुआ करूंगा। कुछ अंग्रेजी बता दूंगा, कुछ उर्दू समझा दूंगा, वो आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी लिख लें, लेकिन मिलजुल के चलेंगे। कुछ लिखवाया करूंगा, कुछ आपको बताऊंगा, आप खुद लिखेंगे अपने अल्फाज में। तो एक बात तो ये लिख लें, और इसकी वजह बताऊंगा जब मैं इसी चैप्टर में डबल एंट्रीज पढ़ा दूंगा, वजह तब। अभी बस लिख लें कि अगर क्वेश्चन में एफओएच एक्चुअल वाला भी है और अप्लाइड वाला भी है, तो हमने इन कैलकुलेशंस में अप्लाइड को यूज करना है जी। अच्छा, मैंने पहले शायद ज़बानी बताया होगा, कहा था बाद में लिखवा दूंगा। हाँ, तो वो बात अब है। अगर तब लिख लिया था तो लिख लिया सर, नहीं तो अब लिख लें। फिर बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में एक्चुअल एफओएच और अप्लाइड एफओएच दोनों अवेलेबल हैं तो हमने अप्लाइड वाले यूज करने हैं, और अगर है ही एक
तो फिर तो वही है ना, ये तो बात ही तब है जब दोनों हो। तो अगर एफ एक्चुअल वाले भी हैं अप्लाइड वाले भी हैं, तो हमने यहाँ एक्चुअल नहीं अप्लाइड वाले यूज करना है। क्यों की वजह आएगी अगली क्लासेस में। हाँ जी लिखा, अच्छा जी। और ये लिख लें कि ये जो वर्क इन प्रोसेस है या डिफेक्टिव यूनिट्स हैं, इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है ना, आपको अगर मटेरियल के एतबार से अलग से बताई है तो बताई है, वरना बाय डिफॉल्ट वो कन्वर्जन वाली ही होती है। दोबारा, वर्क इन प्रोसेस हो गया, लॉस हो गया, अगर इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल की अलग, कन्वर्जन की अलग हुई तो बताई होगी। अगर नहीं बताई तो मटेरियल बाय डिफॉल्ट 100% लगा होता है। नहीं समझ आ रही, दोबारा बताता हूं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 70% कंप्लीट, बस। अब 70% कंप्लीट रेस्ट टू व्हाट, कन्वर्जन ही होगा। अगर मटेरियल के एतबार से 100% से डिफरेंट होता ना, तो फिर सवाल में बताया होता। अभी भी नहीं बनी बात, नहीं खुद लिखें। दोबारा बता रहा हूं, ना लिखें इंग्लिश, उर्दू पंजाबी पश्तो लिख लें, अपने लिए लिखना है ना। दोबारा समझा रहा हूं, जैसे मैं पहले सवाल इतने अब तक करवाता आ रहा था, तो मैं इसमें वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स बता के ये कहता था कि इतने % कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, या इतने % कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये नहीं बताया तो मटेरियल के एतबार से वो 100% कंप्लीट है, और वो जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताई हुई है वो फिर कन्वर्जन ही की होगी। हाँ जी, बहुत मुश्किल बना दी जिंदगी मैंने। अगर वर्क इन प्रोसेस है 4000 यूनिट्स और कहा हुआ है कि ये 70% कंप्लीट हैं विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा था अभी, तो हो सकता है और भी किसी के ध्यान में मसला हो कि ये कैसे हो सकता है कि मटेरियल के एतबार से 100% ना हो। इस पे अगले लेक्चर्स में करूंगा बात। अभी मैं सिर्फ आपसे क्योंकि 5 और वेटेड एवरेज का फर्क समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने अभी ही ऐसे 1-2 सवाल डाल दिए जिसमें मटेरियल परसेंटेज 100 से कम थी, वरना नॉर्मली नहीं होता ऐसे। जिन हालात में होगा वो हालात आगे बनाऊंगा। तो अगर तो सवाल में लिखा मिले कि मटेरियल के एतबार से 70% कंप्लीट है, 60% है कन्वर्जन के एतबार से, फिर तो जो कह दिया कह दिया। या फिर अगर कह देते हैं कि वर्क इन प्रोसेस 4000 यूनिट्स हैं, 60% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, या फिर खामोशी है। तो अगर परसेंटेज कंप्लीशन कह देते हैं कन्वर्जन के एतबार से है, मटेरियल का कुछ नहीं बताया, तो वो 100% ही है। और इवन के ये भी नहीं कहते तो भी ये कन्वर्जन के एतबार से ही है, मटेरियल के एतबार से वो 100% ही होगा। ये कह रहा हूं कि वर्क इन प्रोसेस भी और लॉस भी, अगर इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल अलग से नहीं बताई तो वो बाय डिफॉल्ट 100% ही है। अब आया कि अभी भी नहीं आया? नहीं होगा इंशाल्लाह, ऐसा नहीं होगा, बताएगा कन्वर्जन। लिख लिया? अगली बात समझ लें। अगली बात ये लिख लें, ये भी पहले समझ लीजिएगा। ये जो नॉर्मल लॉस और एब नॉर्मल लॉस है, यानी नॉर्मल लॉस अगर 1500 यूनिट्स है, एब नॉर्मल 400 यूनिट्स है, तो इसका मतलब है कि 1500 जो है वो तो बस मुनासिब से ही खराब है, जो 400 है वो ज्यादा सड़ गए हैं, वो जो ज्यादा जले में वो एब नॉर्मल है, जो थोड़े से जले में वो नॉर्मल है। ये जो वही कह रहा हूं ना, एक्सपेक्टेड से ज्यादा सड़ गए तो ये एब नॉर्मल है। ये जो नॉर्मल और एबनॉर्मल का फर्क है ना, ये तादाद का फर्क है। फिजिकली सब एक जैसे हैं, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस फिजिकली सब एक जैसे हैं। वैसे तो सवालों में ऐसा होता नहीं है कि कुछ ज्यादा सड़े में कुछ ज्यादा सड़े में, लेकिन हो सकता है। तो सवालों में जब भी नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस होगा, फिजिकली वो एक जैसे ही हुआ करते हैं, ये सिर्फ तादाद का फर्क है। अभी मैंने पूरी बात नहीं की, मैं अपनी शक्लें देख के फैसला कर रहा हूं कि पूरी बात मैं कैसे कहूं। दोबारा से बताता हूं। हमने सोचा था कि 1000 यूनिट्स जल जाएंगे और 1200 जल गए, तो 1000 नॉर्मल और 200 एबनॉर्मल। ये है नॉर्मल एबनॉर्मल का मतलब। नॉर्मल एबनॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि हमने सोचा था कि 1000 जल जाएंगे तो 1000 कुड़ गए, जल भी गए तो कुड़ भी गए। ये नहीं है नॉर्मल एबनॉर्मल। नॉर्मल एबनॉर्मल सिर्फ तादाद का फर्क है। हमने अंदाजा लगाया था कि 1000 यूनिट्स टूटेंगे, 1200 टूट गए,
तो 1000 सोचे थे, 1200 मतलब 200 सोच से ज्यादा टूट गए। अब ये जो ज्यादा बात कर रहा हूं, ये फिजिकल खराबी ज्यादा नहीं कह रहा, ये मैं क्वांटिटी ज्यादा कह रहा हूं। यानी इन अदर वर्ड्स जितने डिफेक्टिव यूनिट्स हैं वो फिजिकली सारे एक जैसे हैं, इसलिए जो स्क्रैप वैल्यू है वो भी सारे खराब की एक जैसी ही है। अरे यार इतनी अजीब अजीब शक्लें लग रही हैं, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। जो डिफेक्ट नहीं लिखाऊंगा अंग्रेजी, खुद ही लिखें, उर्दू लिखें, पश्तो लिखें, पंजाबी लिखें, जो मर्जी लिखें, लेकिन अपने आप को अपने आप ने समझाना है। देखिए अगर आप अपने आप को नहीं समझा सकते ना तो फिर आप जिंदगी में कभी किसी को नहीं समझा सकते। बात दोबारा सुने, जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं, खराब यूनिट्स हैं, वो नॉर्मल या एबनॉर्मल होते हैं तो ये उनकी फिजिकल हालत का फर्क नहीं है कि जो बिल्कुल ही जान से गए वो एबनॉर्मल हैं और जो थोड़े बहुत जख्मी हैं वो नॉर्मल है। ये मतलब नहीं है इस बात का। नॉर्मल और एबनॉर्मल फिजिकली एक जैसे ही हैं, सिर्फ तादाद का फर्क होता है। और जब फिजिकली एक जैसे ही हैं तो जितने भी खराब यूनिट्स हैं सब की स्क्रैप वैल्यू सेम ही है। अब सही है? चलें लिखें, अपने आप को कुछ बताएं। अच्छा ऐसे लिखना जो आप कल पढ़ें तो आपको पता चले क्या लिखा है, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे आप लिख रहे हैं ना, ये कल आपको पता नहीं चल रहा हमने क्या लिखा था। ये तो पढ़ के बताओ क्या लिखा। तो वो स्क्रैप वाली बात किधर गई? फिर से बता रहा हूं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस फिजिकली सब एक जैसे खराब हैं, सिर्फ ये तादाद कम ज्यादा होने का फर्क है। इसलिए स्क्रैप वैल्यू सब की एक जैसी ही होती है। अच्छा मैं आंदा कोशिश करूंगा कि चीजें आसान करके बताऊं, मैंने मुश्किल कर दी चीजें। अगली बात बताता हूं, ये जो हम लोग स्क्रैप वैल्यू या रिकवरी वैल्यू ले रहे हैं, हो सकता है आपको या ना ये इस तरह से बताई हो कि जो खराब यूनिट्स हैं उन पे पहले 3 रुपए खर्च करेंगे क्योंकि उसको ड्राई करना पड़ेगा, फिर जाके कहीं ये 28 रुपए का बिकेगा। तो हम लोग अपनी कैलकुलेशंस में स्क्रैप वैल्यू 25 लेंगे। ये जो खराब यूनिट्स हैं आपको इनकी स्क्रैप वैल्यू हो सकता है कि इस तरह से बताइए कि इतने का बिकेगा, लेकिन इतना खर्च करेंगे तो इतने का बिकेगा, जैसे वो एनआरबी का एक कॉन्सेप्ट होता था। तो अब हम सवालों में जो स्क्रैप वैल्यू यूज करेंगे फिर वो 28 नहीं करेंगे, 25 करेंगे। 3 रुपए खर्च करेंगे तो 28 मिलेगा, तो नेट हमें कितना मिलेगा? तो वो जो हम स्क्रैप वैल्यू ले रहे होते हैं वो नेट है। बता दिया दोबारा, जो खराब यूनिट्स हैं उनकी स्क्रैप वैल्यू क्या होती है कि कितने का बेच देंगे कबाड़िए को। तो वो हो सकता है आपको एक ही फिगर बताई हो, 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, कुछ भी। लेकिन हो सकता है आपको मल्टीपल फिगर्स कुछ इस तरह से बताई हो कि ये जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं ये हम कबाड़िए को 28 रुपए का सेल करेंगे, लेकिन 3 रुपए खर्च करेंगे, इसकी हालत ठीक करेंगे, फिर कहीं 28 का बिकेगा। एनआरवी की तरह का कॉन्सेप्ट है। तो हम अपनी कैलकुलेशंस के अंदर जो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू लेंगे वो 28 लें या 25, तो ये बताना चाह रहा हूं। स्क्रैप वैल्यू, रिकवरी वैल्यू, अगर इनको बेचने के लिए कोई खर्चा भी करना पड़ेगा तो हम उससे नेट करके फिर जो आंसर है उसको हम यूज किया करेंगे स्क्रैप वैल्यू। हो भी सकता है कि इसको बेचने के एक से ज्यादा तरीके हों। ये भी हो सकता है जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में था, हो सकता है आपको स्क्रैप का बेचने के 2 रास्ते बताए हों कि इतने का भी बेच सकते हैं और इतना खर्च करके इतने का भी बेच सकते हैं। तो वही अकलमंदी लगानी जिसमें ज्यादा है। ये इधर 450 था मटेरियल के कॉलम में और ये 338 था। ये 338 कैसे बना था? 75% बताया हुआ था। तो ये तो मैं आपको भी पहले कह चुका कि वर्क इन प्रोसेस और लॉस, स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर अलग अलग नहीं कहा तो वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने अगर सवाल में ये लाइन 75% वाली ना लिखाई होती, यानी आपको ना बताता कि नॉर्मल लॉस कितने % कंप्लीट थे, खामोशी है, नहीं बताया, तो अगर एएल और एजी इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं है अवेलेबल सवाल में तो 100%। एएल और एजी की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में नहीं है अवेलेबल
तो फिर उसको 100% ही मान लें। यानी अगर मैंने वो 75% वाली बात ना लिखवाई होती तो यहां भी 450 लिखते और इधर भी 450 लिखते। एएल और एजी की स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर क्वेश्चन में नहीं अवेलेबल तो उसको 100% ही मान लेंगे। दोबारा, एएल और एजी, अब आप पूछें एएल और एजी क्या है? एएल और एजी की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्यों चाहिए? एएल और एजी की स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर क्वेश्चन में नहीं अवेलेबल है तो फिर उसको हम 100% ही अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल करते हैं यहां तक। नहीं, आप करते हैं एक सवाल। आसान सा सवाल है, लेकिन मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं कि पास पेपर का होने की वजह से उसमें क्या साथ प्रेशर ऐड हो जाता है और मेरे खुद टू दी पॉइंट बताए हुए में से क्या मसला होता है। तो एक पास पेपर का सवाल है, आसान सा है, लेकिन आप खुद कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं अभी, और सॉल्यूशन नहीं देख रहे, खुद कर रहे हैं। पेज 120 पे, पेज 120, क्वेश्चन नंबर 17, याह्या लिमिटेड के नाम से सवाल है, स्प्रिंग 2008। अच्छा, इसमें इसको बाद में करिएगा, पहले इसकी रिक्वायरमेंट 2 क्या है? रिक्वायरमेंट 2, कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल, लेबर एंड एफओएच। इसमें सिर्फ इसने एक डिफरेंट स्टाइल ये मारा कि हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकाला करते हैं, मटेरियल और कन्वर्जन, तो उसने कहा जी आप ना मुझे लेबर और एफओएच अलग अलग बताएं। तो वो क्या करें अब? तो वो जो हम कन्वर्जन का कॉलम बना के लेबर एफओएच दोनों लिख रहे थे वो अलग अलग लिख लेंगे। ईपी में भी अलग, उसने कहा है कॉस्ट पर यूनिट लेबर और एफओएच अलग बना दें। यूनिट तो कन्वर्जन के यही है, यानी ईपी में तो मटेरियल कन्वर्जन है कि कॉलम होंगे, लेकिन जब कॉस्ट पर यूनिट निकालने लगेंगे, जैसे फर्ज कर लेते हैं ये 7,40,000 इस तरह से होता कि 740 में से 640 होता लेबर और एफओएच होता 1 लाख। तो हम पहले 740 सॉल्व कर रहे थे, सवाल वाला कह रहा है इसकी अलग बताएं, तो बस अलग बता दें। डिवाइड इसी से करना है, इसको भी इससे और इसको भी इससे। क्यों? क्योंकि लेबर और एफओएच कहते तो कन्वर्जन को ही है ना, तो डिनोमिनेटर तो यही है, न्यूमिनेटर हमने दोनों अलग अलग कर लिए। जैसे जब मैंने शुरू में आपको लॉसेस पढ़ाए थे, बिल्कुल शुरू में मसला नंबर 1, तो डिनोमिनेटर तो आउटपुट ही था ना, लेकिन न्यूमिनेटर में उस वक्त मैं आपको निकाल के टोटल दे रहा था, मटेरियल प्लस कन्वर्जन है। क्या हुआ? डिनोमिनेटर में हम आउटपुट ले रहे थे, तो अभी भी हम आउटपुट ही ले रहे हैं। उस वक्त हम लोग न्यूमिनेटर के अंदर 7,40,000 डिवाइडेड बाय 23,538। अब आपसे पूछा है कि 740 में ना 640 लेबर है और 1 लाख एफओएच है, इनकी अलग अलग बताएं पर यूनिट। तो इसका मतलब है कि इसको भी तोड़ दें अलग, 640 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 23। अगर कह रहे हैं कि इसका पर यूनिट अलग और इसका अलग, तो इसका मतलब 23 को भी 13 इधर 10 इधर कर देंगे। मैट्रिक किया हुआ है ना, स्कूल पढ़ा हुआ है। तो अगर हमने इसको तोड़ना है, जो भी एलसीएम है, इसको अगर मैंने तोड़ना है, इसको अलग डिवाइड इसको अलग डिवाइड, तो मैं ऐसे कर दूं कि 640 को ऐसा करते हैं, इनमें से थोड़े से इधर ले जाते हैं और 1 लाख को डिवाइड कर लेते हैं, चलो 10,000 से, ऐसे कर लें। ये पता नहीं क्या बातें कर रहा हूं मैं भाई। न्यूमिनेटर पहले हम 740 को डिवाइड कर रहे होते थे, अब कहा जी 640 और 1 लाख को अलग अलग करना है, तो अलग अलग कर लेंगे, डिनोमिनेटर तो वही रहेगा यार, ऐसे ना करें यार, है? हाँ वही बता रहा था मैं। चलें करें सवाल आप करें, अभी 10 मिनट बहुत है इसके लिए, करें सारे लोग सॉल्व करें। और मैं बस ये देखना चाह रहा हूं कि पास पेपर का सवाल है, आप इसको इसकी अंग्रेजी समझने में, लिख के सॉल्व करने में कहां क्या मिस्टेक कर रहे हैं। होश के साथ, ये आसान सवालों में से है इसलिए मैंने स्टार्ट किया यहां से। सवाल पढ़ें ध्यान से और प्रॉपर सॉल्व करें इसको। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चों से एक दरखास्त, मैंने एफआईआर 1 में कह दिया था, कॉस्ट में नहीं कहा था, कुछ मसरूफियत थी पर्सनल, लेकिन इसलिए मैं व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। लेकिन ये जो कॉस्ट के बच्चे हैं ना, ये इतनी अन्नी मचा देते हैं कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में देखता हूँ तो 200-300 मैसेजेस अनरेड होते हैं, तो मेरे लिए ना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एक तो ये कि फालतू आईटी वाले मैसेजेस ग्रुप में ना किया करें यार, कि भाई डाउनलोड कैसे क्यों नहीं हो रहा, मेरा लेक्चर क्यों नहीं चल रहा, वो आप आईटी सपोर्ट ग्रुप में किया करें। और उसके अलावा जो खास तौर पे मुझसे ही पूछने वाली बात हो तो मैसेज में ना फिर वो मुझे टैग कर दिया करें। तो इतने ज्यादा मैसेजेस हैं, मेरे से हैंडल नहीं हो पा रहे थे वो मैसेजेस, इसलिए लेट हो रहा है रिस्पॉन्स। तो आप लोग रश ना मचाया करें क्लास में, ग्रुप में।
इतनी देर में हो जाना चाहिए था। अच्छा चलो कैश देते हैं, मैंने उसको कहा कि कल ना करे, सैटरडे को कर ले। वो मैं इंस्पेक्शन की और चीज बता दूं, फिर उसके बाद दे देना परसों। कल नहीं है टेस्ट, परसों करूंगा। है जी, क्या हो गया, किधर है, कौन है, आज क्या दिन है? अभी मैंने यहाँ पर अभी तो कहा है, यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि कल नहीं है परसों दे देना, ये कह रहा हूँ। इतनी देर में हो जाना चाहिए था।